हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं पेपर 3 का थर्ड पार्ट। जी हाँ, थर्ड पेपर का। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना रखे हैं इसके बारे में, वो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसकी ऑलरेडी बन चुकी है पूरी अच्छी तरीके से, उसमें सारे पेपर दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत हैं। तो जो शैक्षिक प्रशासन के इसके कई सिद्धांत हैं, तो जिसमें से उनमें 3 कोई भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको शैक्षिक प्रशासन और भी याद रखने हैं इनके सिद्धांत जो आधारभूत हैं सिद्धांत। तो व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। और सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित का भी सिद्धांत होता है, मतलब उसमें सामाजिक और राष्ट्रीय हित का भी कहीं ना कहीं सिद्धांत होता है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सिद्धांत। तो मतलब इनमें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। भाई, शैक्षिक प्रशासन है, जो प्रशासन ऊपर से नीचे तक पूरा चलता है, उसमें किसका सिद्धांत है, तो उससे नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या है। तो ऊपर सभी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का कार्य होता है। प्रबंध का कार्य होता है नीति का निर्धारण करना। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकेंद्रीकरण का आशय क्या है और केंद्रीकरण। देखिए, पहले केंद्रीकरण का आशय होता है सत्ता शीर्ष अथवा उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए। मतलब एक ही व्यक्ति जो शीर्ष पर हो, ठीक है, और उसी के आसपास सत्ता जब एकत्र होती है तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण अनेक व्यक्तियों का इकाइयों के मध्य सत्ता विभाजन की व्यवस्था। जब कई व्यक्ति होते हैं और उनमें इकाइयों की, मतलब कुछ चीज़ें दूसरे के हाथ में, कुछ चीज़ें दूसरे के हाथ में, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। तो शैक्षिक प्रशासन का गुण नहीं है, शैक्षिक प्रशासन का गुण नहीं बताना है। तो मानव को प्रधानता दी जानी चाहिए, भाई ये तो गुण है ही है। व्यक्ति तथा समाज का विकास होना भी इसका गुण है। लचीलापन भी गुण है, लेकिन बाल केंद्रित इसका गुण नहीं है। मतलब ये पूरे समाज को लेकर चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रम तय करना एक क्रियाओं का संचालन है। मतलब प्रतिदिन का जो है कार्यक्रम तय करना किनकी क्रियाओं का संचालन का है, आंतरिक प्रशासन या बाह्य प्रशासन। तो ये आपके देखिए सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक प्रशासन और बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य का मतलब समझ लीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए, आंतरिक प्रशासन विद्यालय से संबंधित होता है। विद्यालय मतलब वहाँ का जो प्रधानाध्यापक है, अन्य शिक्षक हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, इन सब तक सीमित रहता है। मतलब एक विद्यालय में होने वाली जो क्रियाएं, इन सभी के माध्यम से जो हमने बताई, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और जो उसके सहकर्मी होते हैं। और रही बाह्य प्रशासन, मतलब जो स्कूल में हर चीज़ें प्रोवाइड कराता है। भाई, शिक्षक तो लाएगा नहीं वहाँ की कुर्सी मेज या फिर वहाँ की बिल्डिंग बनवाने का काम, ये सब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ऊपर से, मतलब बाह्य प्रशासन से। स्कूल जो विद्यालय के बाहर का प्रशासन है, जो मंत्री वगैरह या समितियां हैं, उनके द्वारा जो चीज़ प्रोवाइड कराई जाए, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो किताबें हों, है ना, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, बाह्य प्रशासन। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। खेल के मैदान की व्यवस्था की जाती है बाह्य प्रशासन द्वारा या आंतरिक प्रशासन। अब देखिए, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो यहाँ पर बाह्य प्रशासन, आंतरिक प्रशासन में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सहकर्मी, है ना, ये सब आएंगे। तो ये तो भाई इसकी व्यवस्था करेंगे नहीं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से, तो ये बाह्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आंतरिक और बाह्य प्रशासन। इसका कंसेप्ट क्लियर रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे शैक्षिक प्रशासक के गुण। जो अच्छा शैक्षिक प्रशासक है, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, निश्चित उद्देश्यकार उसका होना चाहिए, योजना बनाने में सक्षम हो, ठीक है, तभी तो वो अच्छा शैक्षिक प्रशासक होगा। और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने वाला हो, लोगों को प्रेरित करे। तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प डी वाला। नेक्स्ट है, केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया। तो देखिए, पहले जब केंद्र में शिक्षा विभाग था, उसको शिक्षा मंत्रालय में 1954 में परिवर्तित किया गया था। बाद में किसकी, मानव संसाधन विकास की स्थापना हुई, है ना, कब, 1985 ईस्वी में मानव संसाधन विकास की स्थापना हुई। और लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका नाम बदलकर फिर वापस कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, जैसा कि आपने सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा।
तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान में नाम क्या है? हमने क्वेश्चन ये अलग से बनाया है ताकि आपको याद रहे, पूछा भी जा सकता है वर्तमान से रिलेटेड। शिक्षा मंत्रालय है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय या केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान या उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं इसके अंतर्गत या शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालय। और भी कई सारे हैं, उनको हम डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे। क्वेश्चन तो कई सारे बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन का पैटर्न कि कैसे किस क्वेश्चन से आप जो है मतलब कोई भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक फॉर्मेट के रूप में मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थित है। केंद्रीय विद्यालय, देखिए ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर विद्यालय की संस्थाएं या विद्यालय से संबंधित समितियाँ, इनके मुख्यालय एक न एक पूछे जाएंगे ज़रूर। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली में है। नवोदय विद्यालय समिति का मुख्यालय भी नई दिल्ली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी नई दिल्ली, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय भी नई दिल्ली और NCERT का मुख्यालय भी नई दिल्ली और बाल भवन सोसाइटी का भी नई दिल्ली। तो चलिए बढ़ते हैं। पिछला जो टॉपिक था वही हमारा है शैक्षिक प्रशासन, इसका अर्थ है ना, ये सब चीज़ें, सिद्धांत, उद्देश्य, अच्छे प्रशासक, जो हमने पिछली बार टॉपिक में दिखाया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। ये क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना। आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, तो व्यक्ति को महत्व इसमें दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, ठीक है। तो फाइल केंद्रित ना होकर कैसी होनी चाहिए शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था? व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। तो अगर ये ऑप्शन में चीज़ें आती हैं तो आप ऑलरेडी पकड़ लोगे भाई, व्यक्ति को महत्व देना शिक्षा का महत्व उद्देश्य है। सामाजिक और राष्ट्रीय हित तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, इसका बिना तो शिक्षा व्यवस्था अधूरी ही रहेगी, है ना। फिर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप, तो शिक्षा में प्रजातंत्र का जो है उसके अनुरूप होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा दर्शन पर आधारित होनी चाहिए शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था। क्षमताओं के अनुसार कार्य का विभाजन, मतलब जो व्यक्ति जिस क्षमता, जितनी क्षमता हो उसमें उतना ही उसे कार्य या उसी कार्य के हिसाब से उसके कार्य देना चाहिए। प्रयासों के समन्वय, मतलब प्रयास कई सारे प्रयासों से समन्वित होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो अंदर पढ़ सकते हैं। विद्यालय का प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए कि जितने व्यक्ति विद्यालय से संबंधित हैं, ये जैसे यहाँ पर प्रबंधक है, प्रधानाचार्य, अध्यापक, कार्यकारिणी के सदस्य, लिपिक, छात्र आदि सभी क्या हों? एजुकेट होकर समन्वित रूप से विद्यालय के लिए प्रयत्न करें। मतलब एक दूसरे से समन्वित रहें, मतलब एक दूसरे का सहयोग कर सकें, मिलजुल कर कार्य कर सकें। फिर है संपूर्ण विद्यालय के विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो संपूर्ण विकास, विद्यालय का विकास तो होना जरूरी है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत। बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन, तो बालक प्रधान भी होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुकूल का सिद्धांत। तो ऐसी मतलब परिवर्तनशील आवश्यकताएं, भाई समय के अनुसार पाठ्यक्रम हो चाहे शैक्षिक प्रशासन कुछ परिवर्तन मांग रहा है, तो उसी के हिसाब से प्रकृति के नियम के हिसाब से, भाई प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो स्वास्थ्य कुशलता तथा चरित्र निर्माण का सिद्धांत, स्वास्थ्य कुशल और चरित्र के निर्माण का भी सिद्धांत है ना। तो इसके अंतर्गत क्या है भाई, शारीरिक व्यायाम, नाश्ता, समय सारणी, यही सब पढ़ाया जाए। तो आप इसको PDF फॉर्मेट में एक नज़र से देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा टारगेट है मेन बिंदुओं पर फोकस करना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर बने तो इसी से रिलेटेड, इसी से अंदर से, तो आप समझ उस पर मतलब उस पर पकड़ बना लें। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण भी है ना। फिर है ऐतिहासिक दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन को कितने विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। फिलहाल इसमें मुझे नहीं इम्पोर्टेंट लगा, बस इतना याद रखिए कितने पार्ट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से एक प्राचीन काल हुआ, है ना, मुस्लिम काल हुआ, ऐसे यहाँ पर बताया जा सकता है। तो ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रशासन, दो प्रशासन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन पर देखेंगे शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। तो शैक्षिक प्रशासन क्या है, कला या विज्ञान, इसमें थोड़ा सा बस दोनों का समन्वय माना जाता है, ठीक है। तो शैक्षिक प्रशासन का अर्थ से ये सब बता चुके हैं हम आप लोगों को, है ना। इसमें मुझे सब वही चीज़ है दोपहर, क्योंकि दोबारा जो है लघुत्तरीय प्रश्नों में इसका रख दिया जाता है, छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है ना।
तो उसको हम बता चुके हैं। ये है इम्पॉर्टेंट रहेगा, शैक्षिक प्रशासन के गुण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके गुण क्या हैं? गुण क्या है हमने देखिए अंडरलाइन किया है। मानव की प्रधानता होनी चाहिए, है ना, जैसे उसके सिद्धांत आपने पढ़े ना। मानवीय विचारधाराओं को मान्यता मिलनी चाहिए। व्यक्ति का तथा समाज का विकास होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, है ना। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो इसकी कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है ना। जो शैक्षिक प्रशासन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो शैक्षिक प्रशासन कैसा? लचीला होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तो कोई भी ऑप्शन इसमें बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन बनाने पे उतर आइए तो 100 क्वेश्चन इसी से बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी है और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऑलरेडी मतलब बहुत ही आसानी से कर पाएँ। फिर सहानुभूति, प्रेम, सहयोग की भावना होनी चाहिए, है ना। लाभ ना कमाए, शैक्षिक प्रशासन लाभ ना कमाने वाला प्रतिष्ठान है, लोक कल्याण समाज सेवा के लिए है। मतलब ये कोई पैसे पर वैसा उस तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये क्या है? लोक कल्याण की समाज सेवा के लिए है। घनिष्ठ रूप से संबंध, मानव जीवन, समाज परिवर्तन, राष्ट्रीय विकास होता है ना, समाज सुधार, उत्कर्ष। तो समाज के भलाई के लिए हर चीज़ कहीं ना कहीं शैक्षिक प्रशासन को बनाया गया है। तो समाज के विकास, व्यक्ति का विकास, ये सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो इससे क्लियर रहेगा। शैक्षिक प्रशासन के व्यापक अर्थ। अब व्यापक अर्थ, अब इसके अंतर्गत देखिए कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए प्रशासन जो है एक अंतर्गत है, एक बाह्य है, ठीक है। तो एक अंतर्गत क्या प्रशासन, सॉरी यहाँ पर आंतरिक प्रशासन है ना, एक बाह्य प्रशासन। ये चीज़ हम बता रहे हैं, बाह्य प्रशासन, आंतरिक, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो बाह्य प्रशासन में उच्च स्तर की केंद्रीय राजकीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं, मतलब सरकार के द्वारा किया जाने वाला काम क्या होगा? बाह्य जो है प्रशासन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम का निर्धारण, नियम बनाना, टाइम टेबल, ये मतलब जो स्कूल के जो सरकार द्वारा किया जाए वो बाह्य प्रशासन में आएगा, ठीक है। मोटा मोटा जान लीजिए। बाकी अब जो विद्यालय के अंदर, ठीक है, जैसे कि प्रधानाध्यापक अपने साथियों, व्यवस्थापक, शिक्षक, छात्रों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन कार्यक्रम क्रियाओं का संचालन के लिए करता है, वो किस में आ जाएगा? आंतरिक प्रशासन में आ जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत अब यहाँ पर वही चीज़ें समझाई गई हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि आंतरिक प्रशासन क्या है, बाह्य प्रशासन क्या है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने अंडरलाइन किया है। अब देखिए यही क्वेश्चन है, बाह्य और आंतरिक प्रशासन, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे शैक्षिक प्रशासक के गुण क्या हैं? तो इसमें देखिए शैक्षिक प्रशासक के गुण, अब इसमें ये नहीं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ना समझ पाएँ। तो आप देखिए जब एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी उसी का एक हिस्सा होते हैं। तो अच्छे गुण क्या होने चाहिए आप में एक शिक्षक के रूप में, ये समझ के क्वेश्चन का आंसर समझिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने बताया था हर चीज़ को एक शिक्षक के रूप दृष्टिकोण से देखिए तो ऑलरेडी सब कुछ समझ में मैंने बताया है वो आ चुका होगा और ये भी आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए शैक्षिक प्रशासक का। भाई आप अगर एक प्रशासक के रूप में होंगे तो क्या करेंगे? आपसे ही उम्मीद की जाती है, यही आपको सिखाया जाता है कि आप एक प्रशासक के रूप में अगर हैं तो कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे या किस तरीके का आपके गुण होने चाहिए। एग्ज़ाम यही तो जांचना चाहता है ना। तो एक निश्चित उद्देश्य, प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने वाले हों आप या कोई भी, मतलब प्रशासक की बात हो रही है यहाँ पर। संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, मतलब वार्तालाप वगैरह, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। दूसरों की सलाह को सुनने वाला हो प्रशासक। कभी कभी कुछ प्रशासक क्या होते हैं, मतलब वो दूसरों की ना सुन के अपनी मनमानी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है दूसरे का सजेशन भी अच्छी चीज़ हो। और एक योजनाकार हो, मतलब एक प्रशासक में इतनी खूबी हो कि वो किसी भी कार्य की योजना बहुत आसानी से बना सके। प्रतिभा की पहचान करने वाला हो कि किस चीज़ में कितनी प्रतिभा होती है ना। फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ये जितना हमने इसमें लिया था कंप्लीट हुआ। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जल्द ही आपकी मैराथन आने वाली है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पेपर की, फिर सेकंड पेपर, मतलब एक एक करके मैराथन लेता रहूँगा। और फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट पेपर की हमने क्लास नहीं डाली है, ठीक है। और एक आपको डेमो मिलने वाला है मैराथन क्लास का, ठीक है। तो मैराथन क्लास का डेमो मिलने वाला है, बताइएगा कैसे, क्या उसमें कमी है, क्या चीज़ सुधार करनी चाहिए,
तो वो मैं ज़रूर करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।